गुड इवनिंग मैम। evening. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, everyone. गुड इवनिंग मैम। Good evening, ma'am. Switch on your videos. I sent you 2 pictures. Did you notice? यस मैम। ग्रुप में 2 पिक्चर था, कॉपी में ड्रॉ किए। कॉपी में ड्रॉ नहीं किए हैं मैम। तो समझोगे कैसे? फोन से तो क्लास अटेंड कर रहे होगे, इसीलिए हम कल बोले थे कि हम पहले पिक्चर भेज देंगे, सिर्फ पिक्चर ड्रॉ कर लेना कॉपी में। अच्छा, एनीवे जो ड्रॉ किए ठीक है, नहीं किए तो फिर क्लास के बाद जाके थोड़ा सा समझिएगा। If people are still joining, 1 minute, let them join. Okay. Switch on your cameras. पुरानी क्लास में जो बताए उससे थोड़ा सा रिकैप करके फिर इस क्लास में करेंगे। लास्ट क्लास में भी आपको हम यही बताए थे कि इस क्लास में चेंज मैनेजमेंट, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स और चेंज मैनेजमेंट का मॉडल बताएंगे, इसीलिए थोड़ा सा फोकस हम चेंज मैनेजमेंट पे आपका दिए थे। क्या होता है चेंज मैनेजमेंट, ये बताइए। What is change management? Why is change needed? And where is Suman? He is not joined. बताइए क्या होता है चेंज मैनेजमेंट। लास्ट क्लास में बताए थे ना, लास्ट के पिछले 2 क्लासेस में भी बताए थे हम। चेंज क्या होता है, क्यों इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन में? चेंज जानोगे तभी तो कैरेक्टरिस्टिक समझोगे उसका। बताओ। मैम सिस्टमैटिक अप्रोच होता है मैम चेंज मैनेजमेंट। बाकी लोग कैमरा ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए। थोड़ा सा जो चीज लिखने वाला टाइम पे आप ऑफ रखते हैं तो आई डोंट से एनीथिंग, लेकिन थोड़ा समझने वाली चीज में यू शुड इंटरैक्ट इन क्लास। बाकी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कैमरा ऑन करने का क्या मतलब होता है?
लास्ट के लास्ट क्लास में बताए थे हम कि चेंज क्या होता है, चेंज क्यों इंपॉर्टेंट होता है। आज हम कैरेक्टरिस्टिक पढ़ाएंगे जिसका डायग्राम हम आपको सेंड किए। कल भी क्लास में हम बोले थे कि उस डायग्राम को कॉपी पे ड्रॉ कर लेना। फोन से तो तुम लोग क्लास करते हो, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझोगे तो आंसर रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायग्राम समझ लिए तो सब कुछ खुद ही लिख दोगे। लास्ट क्लास में भी बताया, फिर भी तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, ये गलत बात है। I am trying to make this topic as easy as possible for you all, but then if you don't cooperate, तो फिर एग्जाम के समय रटो। चलो नेक्स्ट टाइम से ऐसा नहीं करना, ठीक है। आई एम गोइंग स्लो इन दिस चैप्टर डेलिबरेटली। मैं आपको पहले ही बताया कि इस चैप्टर में हम स्लो जा रहे हैं ताकि आप समझ जाए धीरे धीरे। चलो चेंज मैनेजमेंट, आज उसका कैरेक्टरिस्टिक करना है क्योंकि तुम्हारे मॉड्यूल में ये दिया हुआ है कि चेंज मैनेजमेंट का कैरेक्टरिस्टिक और चेंज मैनेजमेंट का मॉडल पढ़ना है। दो तीन मॉडल है, उसको पढ़ना है। बस इतना ही है, बाकी ओडीएम पढ़ा दिए और ये सिलेबस तुम्हारा खत्म हो जाएगा का। ओके, सो चेंज मैनेजमेंट क्या होता है? चेंज मीन्स, चेंज क्यों जरूरी होता है? The business they are working in an extremely dynamic environment। ये सब बात नहीं बताए हैं हम तुम लोग को, कितनी बार इस ओडी में बता चुके हैं। जब पूछते हैं तो बोलते क्यों नहीं हो? टूटा फूटा ही बोलो, जितना समझ में आता है उतना ही बोलो, लेकिन एकदम साइलेंट मत हो जाओ एज इफ कि तुम कुछ समझे ही नहीं। चेंज क्या होता है, क्यों चेंज जरूरी है? आई टोल्ड यू गोल्स एंड डिसीजन को चेंज करना। ठीक है, चेंज इसके लिए भी किया जाता है कि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना गोल्स और पॉलिसी चेंज, टेक्नोलॉजी, हाँ गवर्नमेंट रेगुलेशन चेंज, लॉज चेंज, जैसे कोविड के बाद लेबर लॉ चेंज हो गया, डायरेक्शन चेंज। बिल्कुल। और ऐसा कुछ नहीं है कि तुम लोग ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो, ऐसी बात नहीं है कि बुक का जो है वही लिखोगे। रेलेवेंट एग्जाम्पल आसपास में जितना भी तुम लिख सकते हो वो तुम्हारे आंसर को और बेटर बनाएगा। एग्जाम में तो सब पास कर ही जाता है, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि सब्जेक्ट का इंसाइट है तुमको या नहीं है, वो बात वो वाली होती है कि थोड़ा सा अपने सब्जेक्ट को समझ लो जो पढ़ रहे हो। So why is change important? Because businesses are working in an extremely dynamic environment. Now, dynamic means what? That your environment is changing. Yeah, your environment is changing. Now, this change could be either internal or external. While we say that the internal factors are controllable to an extent, जैसे अगर आपको ये समझ में आया कि तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट खराब है, ठीक है, तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजमेंट खराब है, तो तुम उसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हो, राइट? इफ यू कम टू रिकग्नाइज कि तुम्हारा मैनेजमेंट खराब है, काफी ऑटोक्रेटिक अप्रोच है, उसको धीरे धीरे सुधारना है। ये चीज ओडी एक प्लान चेंज है जो अंदर होता है, ये सिर्फ तुम्हारे एक्सटर्नल चेंजेस को कोप अप करने में ही हेल्प नहीं करता है, बल्कि ये इंटरनल चेंजेस के लिए भी ऑर्गेनाइजेशन को तैयार करता है। तो ये चेंज है। अब अगर एज अ बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं एग्जाम्पल में जो बहुत अच्छा की अपने लाइफ में, लाइफ यानी कि जो ऑर्गेनाइजेशन का लाइफ था उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म की, लेकिन क्योंकि वो एक्सटर्नल चेंज से कोप अप नहीं कर पाई, इसलिए उन ऑर्गेनाइजेशंस का डिक्लाइन हो गया। HMT इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। HMT वॉचेस इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपके पेरेंट्स के पास अभी भी ऐसे निशानी के तौर पे HMT की घड़ी होगी, कहीं ना कहीं रखी हुई, ठीक है, खराब ही होगी पर होगी, ऐसा रुतबा था इस घड़ी की कंपनी का। बट ग्रेजुअली सिंस इट कुड नॉट कोप अप विद द चेंज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशंस, सो इट डिक्लाइंड। और ऐसा बहुत सारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो चेंज इसलिए जरूरी होता है, ठीक है। नाउ चेंज का कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। हम लोग किस तरीके की चेंज की बात कर रहे हैं? वी टॉक अबाउट सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज। पहले तो ये समझिए कि चेंज दो तरीके का होता है, एक प्लान्ड चेंज और एक अनप्लान्ड चेंज। दोनों का एग्जांपल दो एक एक। जो तुम पढ़ रहे हो वो प्लान्ड है कि अनप्लान्ड है? व्हाट इज दैट? प्लान्ड है। अनप्लान्ड का एग्जांपल दो। सडनली आप वाइवा ले लिया, फैक्ट्री में आग लग गया, अर्थक्वेक, सुनामी एक्सेट्रा।
गवर्नमेंट का डिजास्टर आ गया। ठीक है वो हाँ बिल्कुल डिजाइन हाँ ठीक है वो तो सबसे बड़ा डिजास्टर है तुम्हारे लिए सरप्राइज टेस्ट। आई अंडरस्टैंड दैट। नाउ गवर्नमेंट रेगुलेशन दैट इज एन अनप्लान चेंज। ये जो पैंडेमिक हुआ इस पैंडेमिक के कारण ये कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के प्लान चेंज में नहीं होगा पैंडेमिक, बिकॉज हिस्ट्री हैज विटनेस दिस पैंडेमिक आफ्टर 100 लॉन्ग ईयर्स। ठीक है तो ये अनप्लान चेंज हुआ, गवर्नमेंट का रेगुलेशन अनप्लान चेंज हुआ। एक्सटर्नल फैक्टर जितना बोलो डिजास्टर वगैरह जो बोले वो एक अनप्लान चेंज है। चलो ठीक है, जैसे कि बहुत सारी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस मतलब जो ट्रैवल्स एंड टूरिज्म सेक्टर में है, ठीक है टूरिज्म सेक्टर में है। उत्तराखंड में जब ट्रेजेडी आई थी 2013 में, उत्तराखंड में जो रिमेम्बर एवरीवन जो बादल फटा था और केदारनाथ, हाँ केदारनाथ में, उस समय इन लोगों का बिजनेस पूरी तरह गड़बड़ा गया होगा और वो भी 1 साल नहीं 2-3 साल डिस्टर्ब रहा। There was a havoc in people, in the minds of people. Remember all of that? तो ये सारी चीजों की वजह से भी बिजनेस गड़बड़ हुआ, वो सब एक अनप्लान्ड चेंज है। ठीक है ये समझ गए। ये जो हम लोग चेंज पढ़ रहे हैं सब्सिक्वेंट क्लासेस में, ये हम तुम्हारे माइंड को प्रिपेयर कर रहे थे कि पहले चेंज तो समझ जाओ उसके बाद उसका कैरेक्टरिस्टिक समझना। ठीक है, टुडे इन दिस क्लास वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेंज। क्या है ये जो चेंज की हम बात कर रहे हैं, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। जैसे एक्शन रिसर्च मॉडल तुम पढ़े तो उसका फीचर्स भी लिखे थे ना? यस मैम। यस मैम। अब जो चेंज मैनेजमेंट की हम बात, ओडी इज अ पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट, याद रखना ये जितना ओडी तुम लोग पढ़े दैट इज अ पार्ट ऑफ चेंज मैनेजमेंट। तो ये चेंज मैनेजमेंट का एक इफेक्टिव चेंज मैनेजमेंट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। अब डायग्राम देखो, इसीलिए हम बोले थे डायग्राम सामने कॉपी में ड्रॉ करने के लिए। कहाँ से देखोगे डायग्राम? देखो मैम टाइम ही नहीं मिला ना। बैक टू बैक क्लासेस नो? यस मैम, I understand. So contributing to effective change management, what are the characteristics? पहला पॉइंट बस लिखते जाओ, बुलेट पॉइंट्स में लिखो, बाकी खुद उसको एलैबोरेट करना, हम समझा देते हैं। पहला पॉइंट लिखो, एक ब्लॉक बनाओ। चलो ये जो डायग्राम है ये इसी के बारे में है। यू राइट डाउन कि इफेक्टिव चेंज, जब तुमने चेंज इंप्लीमेंट कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे पता चलेगा तुमको कि जो चेंज तुम इंप्लीमेंट किए हो वो अच्छा है, वो सक्सेसफुल है, एंड दैट यू शुड कैरी फॉरवर्ड दैट चेंज मैनेजमेंट प्रैक्टिस। फर्स्ट पॉइंट, मोटिवेटिंग चेंज। इफेक्टिव प्लान चेंज कैसा होना चाहिए, ये उसी का पॉइंट्स है। मोटिवेटिंग चेंज, देखो सपोज करो तुम बीबीएम में क्लास कर रहे हो, हम तुमको फिर से वही एग्जांपल देंगे क्योंकि मे बी यू कैन रिलेट बेटर टू इट। तुम बीबीएम में क्लास कर रहे हो 2 साल 2.5 साल से तुम्हारा व्हेन इज योर फाइनल एग्जाम ऑफ थर्ड ईयर? मई। मैम सेकंड का तो रिजल्ट ही नहीं आया। ठीक है दैट डज नॉट मैटर, बट लेकिन ऐसे तो आपका सेशन तो कंप्लीट होगा ना उस समय मई जून। तो मई में मई में। ओके तो 2.5 साल मान लो कि तुम 2.5 साल कोर्स अपना किए एक पर्टिकुलर पैटर्न से, यहाँ किसी तरीके से पढ़े जो तुम्हारे बिल्कुल कल्चर में आ गया, तुम्हारे हैबिट में आ गया, एक पर्टिकुलर तरीके से क्लास कर लो। अब अचानक से अगर सब कुछ चेंज कर दिया जाए कि नो टीचर नथिंग, द एंटायर पैटर्न हैज चेंज, प्रोजेक्टर से पढ़ाई हो और उसको इलैबोरेट कर दिया जाए और उसको एक्सटेंसिव कर दिया जाए, तो क्या तुम ये चेंज तुरंत अडेप्ट कर पाओगे? नो मैम। नहीं, ये कोई भी नहीं कर पाता है, ना स्टूडेंट्स ना स्टूडेंट्स क्या मतलब, दिस इज ह्यूमन नेचर। हम लोग जो भी एग्जाम्पल तुम्हारे लिए देते हैं वो इसीलिए देते हैं क्योंकि यू आर अ स्टूडेंट डजंट मीन यू विल नॉट अंडरस्टैंड हाउ एम्प्लॉइज गोज थ्रू। ठीक है, क्योंकि हम जो ह्यूमन बिहेवियर है वही बिहेवियर लेके हम ऑर्गेनाइजेशन भी जाते हैं, तभी तो एंगर इश्यूज होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है। इतना समझदार लोग जॉब करके हो जाए तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इतनी बड़ी बात नहीं होगी। ओके, सो मोटिवेटिंग दिस चेंज, यानी पहले ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी चेंज को, और ओडी वगैरह जो हम चेंज की बात करें ये बड़े चेंजेस होते हैं, कल्चरल चेंज होता है, एटीट्यूड चेंज होता है, विच इज नॉट इजी टू ब्रिंग अबाउट।
इतने बड़े चेंज को, इतने बड़े जो चेंज होते हैं उसको अपने अंदर इनकलकेट करने के लिए पहले एक तरीके से रेडीनेस होना जरूरी है. द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिपेयर रेडीनेस फॉर चेंज. ओके, कि पहले आप एम्प्लॉयज को रेडी कीजिए इस बात से कि कोई नया चेंज आने वाला है और उसको मोटिवेट कीजिए. इसलिए मोटिवेट कीजिए क्योंकि जब कभी कुछ नया चेंज आता है, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज हो गई. Now, this is a very simple thing when we sit in an online class and talk without having to have any hands-on technology. लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता है. जब भी टेक्नोलॉजी अब्रप्ट चेंज होती है ऑर्गेनाइजेशन में तो काफी रेजिस्टेंस होता है, बिकॉज वी आर यूज्ड टू ऑफ दिस टेक्नोलॉजी. हम यूज्ड टू होते हैं और ये हैबिट एक ऐसी चीज है जो हमें इजीली किसी चीज को अडेप्ट करने नहीं देती है. जैसे जब जेसीबी आया था ना इंडस्ट्री में, तो जो मैनुअल वर्कर्स डिग करते थे उन्होंने बहुत रेजिस्टेंस किया. ओके, दे रिवोल्टेड, रेजिस्टेड. उनको लगा कि हमारी नौकरी चली जाएगी. तो ये भी एक तरीके का रेजिस्टेंस है. जब कोर बैंकिंग होने लगा, जब कंप्यूटर्स आने लगा बैंकिंग में, हमेशा से तो बैंक में कंप्यूटर नहीं था. ओके, जब मैनुअल काम होता था बहुत ज्यादा, जब कंप्यूटर्स आने लगा तब भी बैंक के लोगों ने बहुत अपोज किया था इसको कि ये आने से क्या होगा, हमारी नौकरी चली जाएगी. एंड इट इज डिफिकल्ट टू लर्न कंप्यूटर. ठीक है, तो दिस इज वाई किसी भी चेंज को लाने के लिए एम्प्लॉयज को थॉरली मोटिवेट करना और इस रेजिस्टेंस टू चेंज को, जो हम चेंज नहीं होना चाहते हैं, इस टेंडेंसी को मिनिमाइज करना इज नोन एज मोटिवेटिंग चेंज. अंडरस्टूड? बाकी Yes, लोगों ma'am. को समझ में आया? यस मैम. ठीक है. Yes. तो पॉइंट लिखो, बस पॉइंट लिखते जाओ. मोटिवेटिंग चेंज, बस बुलेट पॉइंट्स लिखवाएंगे. इलैबोरेट आप क्लास के बाद खुद करिएगा. मोटिवेटिंग चेंज, उसमें 2 बुलेट पॉइंट्स लिखो. फर्स्ट, क्रिएटिंग रेडीनेस फॉर चेंज. Creating readiness for change. And second, मोटिवेटिंग चेंज में 2 पॉइंट. हाँ, मोटिवेटिंग चेंज में 2 पॉइंट. फर्स्ट है क्रिएटिंग रेडीनेस फॉर चेंज. Ma'am, second, ma'am. सेकेंड में लिखो ओवरकमिंग रेजिस्टेंस फॉर चेंज. ओवरकमिंग रेजिस्टेंस फॉर चेंज. इस दोनों पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर दिए हैं. समझ में आया? सेकेंड पॉइंट देखो, और इफेक्टिव प्लान चेंज कैसा होना चाहिए, किस डायरेक्शन में बढ़ना चाहिए. द सेकेंड पॉइंट टुवर्ड्स दिस इज क्रिएटिंग अ विजन. ओके, in this class BBM, I think I have explained this thing with an example to you कि आपका एक क्लास अगर हो, कोई वर्कशॉप हो, मान लो 1 वीक का 7 days का कोई वर्कशॉप हो. ओके, and this workshop is conducted by some very good institution. Okay, some very good institution, and this institution is a renowned institution, and the certificate which you will get after passing will not only improve your value in CV but through knowledge also. Your a lot of knowledge enhancement will take place after this. लेकिन आप लोग स्टूडेंट्स हैं, आप ये सोच सकते हैं कि इतना क्लास तो ऑलरेडी रहता है, अब ये अलग से क्या वर्कशॉप करना है. Though this workshop is different, ये अलग है completely, ये कॉलेज नहीं करा रही है, ये इंस्टीट्यूशन करा रही है, और सिमिज के बच्चे उसमें एनरोल कर रहे हैं. ओनली फाइनल ईयर इज अलाउड, क्योंकि ऐसा है कि भाई आप लोग मार्केट में निकलेंगे जॉब करने के लिए, तो जरूरी नहीं है कि आपको उस मोमेंट पे ये चीज समझ में आए ही कि ये जो वर्कशॉप है ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है. ठीक है, यू माइट थिंक लाइक अ चाइल्ड कि नहीं इतना सारा क्लास है, भी अलग से कौन वर्कशॉप करेगा, 2 घंटे का एवरीडे अलग से हम नहीं कर सकते. यू माइट फेल टू अंडरस्टैंड इट्स लॉन्ग टर्म वैल्यू. ओके,
यही होता है ऑर्गेनाइजेशन में भी. While we discuss this point, creating a vision. Vision माने दूरदर्शिता. The long-term goals that an organization has is known as vision. जब भी ओडी होता है या चेंज होता है, तो ये जो चेंज की हम बात कर रहे हैं, इसमें बहुत मेहनत लगती है. फाइन, बहुत रिसोर्सेस खर्च होता है, और ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए सोचा जाता है. सो दिस चेंज इज फॉर अ वेरी बिग पर्पस. अब ये बिग पर्पस ऑर्गेनाइजेशन के जो ऊपर वाले हैं, यानी जो टॉप मैनेजमेंट है, वो भले समझ लें. जरूरी नहीं है कि नीचे के हर एम्प्लॉयज को ये चीज समझ में ही आए ही कि इसका विजन क्या है, ये चेंज क्यों जरूरी है. जब तक तुमको कोई बात ठीक से समझ में नहीं आएगी, जब तक तुम कंप्लीटली इस बात से कन्विंस नहीं होगे कि दिस चेंज इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, तब तक तुम मोटिवेट होकर के इसके टुवर्ड्स काम नहीं कर सकते हो. राइट? ये छोटी सी बात से तुम समझो, जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है तुमको पढ़ने में, क्या उस सब तुमको ये डिफरेंस फील होगा कि जो सब्जेक्ट तुमको अच्छा लगता है ना, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में दिमागी रूप से तुमको कम मेहनत लगती है, और जो सब्जेक्ट तुमको अच्छा नहीं लगता है, जो टफ है, अकाउंटिंग फॉर जनरल स्टूडेंट्स, ठीक है, जनरली स्टूडेंट्स को अकाउंटिंग वगैरह में मटेरियल वेरिएंस, कॉस्ट वेरिएंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, लेजर, बैलेंस शीट, ये सब बनाने में दिक्कत होती है. तो तुम जब पढ़ने के लिए जाओगे तो तुमको लगेगा, दिमाग को प्रिपेयर करोगे कि ओ माय गॉड, अब हमको ये पढ़ना है, अकाउंट्स पढ़ना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ना है. ये होता है कि नहीं? Yes. ये इसलिए होता है क्योंकि तुम उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं. मोटिवेशन इज अ वेरी वेरी बिग थिंग. मोटिवेशन ये होता है कि अगर तुम थरली मोटिवेटेड हो पढ़ाई में या किसी कंपटीशन की तैयारी में, रात में तुम अगर 2 पैराग्राफ छोड़ के सोगे तो सुबह उठ के तुमको लगेगा कि हम जल्दी से पहले अपना 2 पैराग्राफ खत्म कर लें, क्योंकि वो उतना सा रह गया है. दिस इज योर इंट्रिंसिक ड्राइव टुवर्ड्स समथिंग फॉर विच यू आर थरली मोटिवेटेड. ओके, यही होता है ऑर्गेनाइजेशन के सेंस में भी. यू हैव टू, कौन विजन क्रिएट करेगा? ऑर्गेनाइजेशन के जो टॉप मैनेजमेंट होंगे वो विजन क्रिएट करते हैं, वो समझाते हैं लोगों को, वो एक कमिटमेंट डेवलप करते हैं लोगों से कि ये कमिट कीजिए आप ऑर्गेनाइजेशन के तरफ, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, दैट यू विल वर्क विथ योर फुल मोटिवेशन टुवर्ड्स ब्रिंगिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग दिस चेंज, so that ultimately the organization is benefited out of that change. ठीक है? ठीक है. नाउ, जैसे हम तुमको बताए कि जो कोर्स है तुम्हारा बीबीएम का, वो कोर्स शायद तुमको उस वक्त समझ में ना आए, उस वक्त तुमको वो कोर्स समझ में ना आए कि तुम्हारे लिए कितना बेनिफिशियल है. उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो मेंबर्स होते हैं, जो लोग होते हैं, उस वक्त हो सकता है उनको ये समझ में ना आए कि वो चेंज कितना जरूरी है. सो द ऑर्गेनाइजेशन हैज टू कीप, ऐसा नहीं है कि चेंज तुम डिसाइड कर लिए, डायग्नोज कर लिए, सब कुछ हो गया, चेंज डिसाइड हो गए, चेंज इंप्लीमेंट कर दिया और तुम छोड़ दिए कि अब मेरा काम खत्म हो गया. नो, you have to constantly reinforce that. You have to drive people towards commitment and keep them aware of the future goal that the organization has in mind because of this change. ठीक है? समझ में आया ये पॉइंट सबको? बहुत धीरे धीरे बोल रहे हो, बाकी लोगों को समझ में नहीं आया? आ गया मैम. आ गया मैम. आ गया? चलो सेकंड पॉइंट लिखो, क्रिएटिंग अ विजन. बुलेट पॉइंट्स में लिखो. पहला लिखो क्रिएटिंग अ विजन. पहला लिखो एनर्जाइजिंग कमिटमेंट.
energizing commitment. दूसरा लिखो, describing a desired future state. फिर से बोलिए मैम। Describing a desired future state. ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? नो मैम। नेक्स्ट लिखो, डेवलपिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। इसमें पहले पॉइंट्स लिख लो, फिर एक्सप्लेन करते हैं। डेवलपिंग पॉलिटिकल सपोर्ट। पहला पॉइंट लिखो, असेसिंग चेंज एजेंट पावर। असेसिंग चेंज एजेंट पावर। मैम इसी पॉइंट में ना? हाँ हाँ, इसी का 3 बुलेट पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स करके डालो। असेसिंग चेंज एजेंट पावर। सेकेंड, आइडेंटिफाइंग की स्टेक होल्डर्स। मैम एक बार फिर बोल दीजिए। असेसिंग चेंज एजेंट पावर, ठीक है, चेंज एजेंट का पावर असेस करना। सेकेंड, आइडेंटिफाइंग की स्टेक होल्डर्स। की मतलब इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना। और नेक्स्ट है, लास्ट है, इन्फ्लुएंसिंग स्टेक होल्डर्स। सी लिख लिए? Okay. See, although it is said that the internal people of the organization for bringing about any change in the organization should be more motivated, should show their readiness to accept that change, still जो external change agent होते हैं, they are very very important. Now, these change agents are powerful people. Powerful people in the sense that they belong to some really big consultancies. अब सोचो कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उसमें ओडी होता होगा, तो वो कौन करते होंगे? कहाँ के कंसल्टिंग ग्रुप्स करते होंगे? जैसे बीसीजी के लोग करते होंगे, मैकिन्सी के लोग करते होंगे, डेलॉइट के लोग करते होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से you have to assess the power and influence that the change holder can have on your organization. Okay, also when we talk about this, we understand कि जो stakeholders होते हैं OD के, जैसे शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर में अंतर पता है? You know, when you have to do this organization development, you have to take everyone into your confidence. ये इतना बड़ा चेंज होता है कि this change can go either side sometimes, and that is why you need to take into confidence the key stakeholders, जो main वैसे लोग हैं या वैसा बॉडी है जो तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन से इन्फ्लुएंस होता है। तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी होगा तो उसका इम्पैक्ट उन स्टेक होल्डर्स को भी पड़ेगा। ठीक है, वैसे लोगों को इन्फ्लुएंस करना भी एक अच्छे चेंज का पार्ट होता है। ठीक, ओके,
This is also one of the characteristic features of an efficient, see people joining after half an hour. Influencing the stakeholders, the key stakeholders on whom any impact of your organization could have direct impact. Okay. Next, managing the transition. लिखो, managing the transition. Transition माने क्या होता है? ट्रांजिशन एक कॉमन वर्ड है, बताओ. चेंज करना. वेरी, हाँ बस ठीक है. जैसे जो सर्दी और गर्मी वाला मौसम होता है तो हम कहते हैं ना कि ट्रांजिशन मौसम है, ये ट्रांजिशन पीरियड है, बस दैट इज नोन Yes, एज ma'am. ट्रांजिशन. अब यहाँ जब ट्रांजिशन की बात हो रही है तो ये किस सेंस में हो रही होगी, ये भी बताओ, ये सोच के बताओ. मैम ओडी में जो चेंज एजेंट्स ने जो चेंज लाया है उससे हाँ. रिलेटेड चेंज लाया है. और ट्रांजिशन पीरियड मतलब क्या हुआ? मतलब जो ओल्ड से न्यू के बीच का जो ट्रांजिशन पीरियड है. तुम कुछ ओल्ड प्रैक्टिस चल रही होगी, फिर एक ट्रांजिशन पीरियड आएगा, देन यू विल स्विच ऑन टू द न्यू मोड्स. तो बीच वाला जो पीरियड है दैट इज नोन एज ट्रांजिशन पीरियड. सो मैनेजिंग द ट्रांजिशन, पॉइंट नंबर 1 लिखो. एक्टिविटी प्लानिंग. एक्टिविटी प्लानिंग. Second, commitment planning. Commitment planning. Third is पहला activity planning, दूसरा commitment planning और तीसरा management structure. Now, when we discuss about managing the managing the transition, this is one of the toughest things in the organization. ये हम अपने ऊपर भी अप्लाई करके इस चीज को समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का ट्रांजिशन पीरियड होना इतना आसान नहीं होता है. अगर आपकी कोई किसी चीज की हैबिट है तो उस चीज को, उस हैबिट को तुमने ये ठीक है डिटरमिन कर लिया कि मुझे वो हैबिट चेंज करनी है, मुझे वो हैबिट छोड़नी है, पर वो हैबिट छोड़ना आसान नहीं होता है. और सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ट्रांजिशन पीरियड मैनेज करने में होता है. क्यों होता है? बिकॉज अब किसी को चाय पीना छोड़ना है तो ट्रांजिशन पीरियड क्या डिफिकल्ट हो जाएगा, उसमें क्या हो सकता है? मैम जब चाय नहीं पियेंगे तो सर दर्द होगा. ठीक है. अच्छा चलो मान लो कि सर्वर भी नहीं दर्द करता है किसी का, तो ये पॉसिबिलिटी है ना कि अगर तुम 3 दिन 4 दिन 5 दिन उस चीज को तुम छोड़ रही हो तो छठे दिन शायद तुम रेजिस्ट ना कर पाओ और चाय पी लो. किसी को देखेंगे तो मन कर जाएगा. हाँ, तो कहने का मतलब कि यू कैन नॉट रेजिस्ट इट. ट्रांजिशन पीरियड इसीलिए डिफिकल्ट होता है क्योंकि इन ट्रांजिशन पीरियड पीपल हैव अ टेंडेंसी ऑफ switching back to the older methods. This is the risk and this is the most problematic thing, or rather the difficult thing about managing the transition. That is why जब हम transition period की बात करते हैं तो हम activity planning करते हैं कि उस transition period में new change के implementation के लिए किस तरीके का reinforcement create किया जाए. दूसरी चीज commitment planning, यानी ऑर्गेनाइजेशन और जो न्यू चेंज है उसके लिए किस तरीके का कमिटमेंट प्लान किया जाए ताकि वो लोगों को हेल्प करे टू एम्ब्रेस द न्यू चेंज. ओके. एंड इन डूइंग बोथ ऑफ दीज मीन्स इन मैनेजिंग ट्रांजिशन, इन मैनेजिंग एक्टिविटी प्लानिंग, इन मैनेजिंग commitment planning, there might be the need of changing the management structure. Management structure change होने का क्या मतलब होगा, बताओ?
एम्प्लॉयज को रिक्रूट किया जाएगा या डिसमिस किया जाएगा? No, this is about management structure, not employee या organization structure. बाकी लोग मैनेजमेंट स्ट्रक्चर का मतलब है कि देयर कुड बी अ चेंज। मान लो कि किसी चेंज एजेंट को जरूरत है, जो इंटरनल चेंज एजेंट है उसको जरूरत है कि यू बी इन क्लोज कॉन्टैक्ट with a group of people to bring about the change, to constantly keep it reinforcing. These things will help. These things may require people to be at certain place, or people in the sense management to be at certain place, or management to be withdrawn from a certain place. So this management change structure can be brought about in the transition period to maintain the organization from going back to the old methods and keep them move forward in the organization for embracing that change. Understood? Ma'am, repeat again. Okay, ठीक है। देखो, ट्रांजिशन पीरियड क्या होता है? चेंज ऑफ वन स्टेट टू अनदर। जैसे मौसम का ट्रांजिशन पीरियड, सॉलिड टू लिक्विड एक ट्रांजिशन है, लिक्विड टू गैस स्टेट्स ऑफ मैटर है, वो एक ट्रांजिशन है। सिमिलरली ऑर्गेनाइजेशन के टर्म्स में जो हम अभी बात कर रहे हैं, इसका मतलब है चेंज का ट्रांजिशन। कैसे चेंज का? द ओल्डर मेथड्स ऑफ प्रैक्टिस टू द न्यूअर मेथड्स ऑफ प्रैक्टिस, यही ट्रांजिशन है। Why is transition period important to the organization? And why is managing this transition period important in reference to the organization? It is important because it is possible that in this transition period, you might revert to the older methods of practice. Okay, that is why it is important for the organization to devise methods that could keep the people going forward and embrace new change, and prevent them from going back into the older methods of practice or culture or attitude or a certain way of behaving. Okay? उन तीनों को करने के लिए, ट्रांजिशन पीरियड को चेंज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैनेज करने के लिए, the 3 points that have been laid down here are activity planning. आप वैसी एक्टिविटीज प्लान कीजिए डेलिबरेटली जो ट्रांजिशन पीरियड में आपको हेल्प करे। ओके, फॉर एग्जांपल कांस्टेंट ट्रेनिंग मेथड्स, मे बी दिस माइट हेल्प। द अप्रेजल ऑफ द इम्प्लीमेंटेड मेथड, दिस माइट हेल्प। एक्टिविटी प्लानिंग हो सकती है, कमिटमेंट प्लानिंग हो सकती है, एंड देन द चेंज इन मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. This management structure change, like having a certain set of management people at certain place or removing them for a better place, this might help to manage the transition period. Okay? Yes, ma'am. Okay. ये डायग्राम से समझोगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये बार बार बोल रहे हैं, अगले मॉडल के पहले बताने के पहले कॉपी में डायग्राम तो छोटा सा होता है, 2-3 मिनट लगेगा, उसको ड्रॉ कर लेना, Yes, सामने रखना, अपने क्लास के सामने में रखना। देखो ऑनलाइन थोड़ा टफ तो होता ही है ना पढ़ाने में, यस मैम। एक्शन तो होता नहीं है, कुछ कुछ चीजें जो ब्लैक बोर्ड पे ज्यादा बेहतर तरीके से समझाई जाती है, पर अगर मोड ऑफ टीचिंग यही है तो फिर तो कुछ इसी में करना होगा ना। सो डायग्राम अगले क्लास में बना लेना, बना के सामने रखना, एंड देन उस क्लास में समझाते जाएंगे, समझ में आता जाएगा। नहीं तो मैम स्क्रीन शेयर हो जाएगा। नहीं तो स्क्रीन शेयर करके। स्क्रीन शेयर इज फाइन, लेकिन तुम लोग ये बात समझो, अपने इंडिविजुअल, जैसे हम कुछ समझा रहे हैं, कुछ लोग बिल्कुल कुछ नहीं लिख रहे होंगे, कुछ लोग कुछ लेक्चर से पॉइंट्स नोट डाउन करते होंगे, करते हैं ना? ठीक है, इसीलिए अपने अपने तरीके से पढ़ो। कुछ भी ऐसा नहीं होता है कि कोई स्टैंडर्ड रूल होता है पढ़ने पढ़ाने का। एक ही टीचर क्लास में पढ़ाते हैं और किसी को अच्छे से समझ में आता है, किसी को नहीं समझ में आता है, कोई नोट डाउन करता है, कोई नहीं करता है। तो जिसको जैसा अच्छा लगे वो वैसा करो। रिटेन कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो कुछ पॉइंट्स लिखना होता है तो वो भी ठीक है।
स्क्रीन शेयर करना इज फाइन, लेकिन अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में कॉपी पे लिखेंगे तो मे बी हम कुछ कह रहे हैं तो तुम एरो दे के वहां लिखोगे, एग्जाम के टाइम पे मेहनत लगेगी नहीं उसको पढ़ने में फिर। यस मैम। वो लिख लिया मैम। ठीक है, चलो नेक्स्ट लास्ट स्टेप है, देखो सस्टेनिंग मोमेंटम। सस्टेनिंग मोमेंटम, सस्टेनिंग मोमेंटम में बुलेट पॉइंट्स में लिखो, प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर चेंज। सस्टेनिंग मोमेंटम में प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर चेंज। नेक्स्ट, building a support system for change agents. Building a support system for change agents. Next, developing new competencies and skills. Reinforcing new behaviors. डेवलपिंग न्यू कॉम्पिटेंसी, उसके बाद Developing new competencies and skills. Skills, ठीक है, और लास्ट लिखो reinforcing new behaviors. Reinforcing new behaviors. Reinforce डायग्राम में दिया हुआ है, मिला लेना वहां से। Reinforcing new behaviors. देखो ट्रांजिशन पीरियड के बाद आया पॉइंट सस्टेनिंग मोमेंटम। मोमेंटम माने सस्टेनिंग मोमेंटम मतलब बोलो। बदलाव का लहर जारी रखने के लिए। वेरी गुड, प्योर हिंदी एंड वेरी एप्ट एक्सप्लेनेशन, कि जो चेंज तुमने किया उसका मोमेंटम, उसकी गति मेंटेन करके रखो। जैसे कि हम पढ़ते हैं, 5 दिन पढ़े और फिर 2 दिन नहीं पढ़े, फिर 3 दिन नहीं पढ़े, फिर किसी दिन पढ़े तो 4 घंटे 5 घंटे पढ़ ले। तो दैट इज नॉट द वे टू स्टडी। डोंट लीव एनी डे जिस दिन तुम बिल्कुल ही कुछ मत पढ़ो, और कोई दिन ऐसा अनरियलिस्टिक टारगेट मत बनाओ कि उस दिन तुमको 8 घंटा बैठ के पढ़ना हो। तो एवरी डे जस्ट स्टडी थोड़ा थोड़ा, जिसको हम कहते हैं सस्टेनिंग मोमेंटम। ठीक, यानी गति को जारी रखो। Sustaining momentum is very important because after this transition period, आप अगर न्यू चेंज को इम्प्लीमेंट कर दिए हैं या करने वाले हैं, तो यू कैन नॉट लीव इट एज इट इज, कि आपने न्यू चेंज इम्प्लीमेंट कर लिया, करते जा रहे हैं आप, तो जब तक उसका फाइनल स्टेप नहीं आता है, जब तक आप उसको इवैल्यूएट नहीं कर लेते हैं, योर मोमेंटम शुड नॉट स्लो डाउन। और ऐसा करने में जो स्टेप्स सजेस्ट किया गया है एक इफेक्टिव प्लान चेंज के कैरेक्टरिस्टिक के तरह, वो क्या है? प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज फॉर चेंज। रिसोर्स का लैक होना, जब हम कोई चेंज बनाते हैं ना, प्रोग्राम, चेंज प्रोग्राम, तो हम ये देखते हैं कि इस चेंज प्रोग्राम में कितना रिसोर्सेज लगेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशन में वो रिसोर्सेज है या नहीं है। एक अच्छा मैनेजमेंट हमेशा अपने रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करने से पहले कैलकुलेट करता है। जैसे कि मान लो कि कॉलेज में ये बोला जाए कि सारे टीचर्स ऑनलाइन क्लास लेंगे, ठीक है, और सारे टीचर्स अगर कॉलेज से ऑनलाइन क्लास लेंगे तो उसके लिए उतना इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए। सपोज देयर आर नॉट मेनी कंप्यूटर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो क्या होगा? ये जो पॉलिसी आई ये लागू हो सकेगी? नहीं हो सकेगी। इसमें रिसोर्स क्या लैकिंग था? द डिजिटल रिसोर्सेज, द कंप्यूटर्स, द लैपटॉप्स लैकिंग है ना? यस मैम। तो आपका जो डिजायर्ड चेंज है वो तो ऐसे भी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर कुछ क्लासेस सफर करेगा, लैपटॉप अगर लिमिटेड है तो। इसी तरीके से बहुत सारा रिसोर्सेज, अब मान लो तुमने कोई ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन ने डिजाइन किया,
एंड यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग कि जो ट्रेनर्स तुमको चाहिए वो ट्रेनर उस चीज में सफिशिएंट हैं कि नहीं है, उसमें एक्सपर्ट हैं कि नहीं है। तो तुम्हारा प्रोग्राम का इवैल्यूएशन जब करोगे तो पता चलेगा कि यू फर्स्ट हैंड लैक द रिसोर्सेज। इसीलिए किसी प्रोग्राम को के मोमेंटम को सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज का होना बहुत जरूरी होता है। ओके, नेक्स्ट, बिल्डिंग अ सपोर्ट सिस्टम फॉर चेंज एजेंट्स, यानी जो लोग चेंज एजेंट्स हैं, चाहे वो एक्सटर्नल, ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बहुत बार कि ये एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी है। अगर कोई बाहर का भी है तो भी, और इंटरनल भी है, तो वो इंटरनल सपोर्ट सिस्टम के बिना चेंज को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता है। तो हम चेंज एजेंट्स जो होंगे, जिस भी रूप में होंगे, whether it is internal or it is external, we have to build conducive environment for these change agents. Okay. Similarly, you have to develop new competencies and skills for implementing that change and reinforcing new behavior. मतलब old practice आपने छोड़ दी, आप ट्रांजिशन स्टेट में आए, नाउ यू आर प्रैक्टिसिंग द न्यू थिंग्स। लेकिन अगर इसको बार बार रीइंफोर्स नहीं किया गया, मतलब जैसे हम तुमको अभी ये पढ़ा दिए, इफेक्टिव चेंज ओडी पढ़ा दिए, इसको रिवाइज नहीं करोगे तो कितने दिन रहेगा दिमाग में? नहीं रहेगा, राइट? किसी भी सिस्टम से किसी भी चीज को इक्विप्ड होने के लिए उस चीज का कांस्टेंट रीइंफोर्समेंट जरूरी होता है। गाड़ी चलाना सीख लो, स्किल्स तुमको आ गई, तुमने गाड़ी चलाना सीख लिया, 15 दिन का कोर्स था, कर लिया, खत्म हो गया। अब तुम गाड़ी अगर बार बार नहीं चलाओगे तो क्या तुम उस स्किल में एक्सपर्ट रहोगे? कॉन्फिडेंस आएगा? नहीं आएगा। नो नहीं मैम। आएगा। बस यही बात है, रीइंफोर्सिंग न्यू बिहेवियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। यानी जब आपने नई स्किल सीख ली तो उसका बार बार रीइंफोर्समेंट होना चाहिए, यानी उसका बार बार प्रैक्टिस होना चाहिए, ताकि आप अब नए सिस्टम में अडेप्ट कर जाएं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम गिविंग यू अ ट्रेनिंग टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी, और वो 2 महीने की ट्रेनिंग है, बड़ी रिगरस ट्रेनिंग है, बहुत पैसा भी लगा, तुम भी बहुत अच्छे से कोर्स किए, सीख गए, अब उस टेक्नोलॉजी भी तुमको काम करने का मौका ही नहीं मिलेगा, कितने दिन तक वो टेक्नोलॉजी रिटेन करोगे? ज्यादा दिन नहीं कर पाओगे। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट ऑफ न्यू बिहेवियर, यानी जो नई चीज है, जो नया बिहेवियर है, अगर ये स्किल्स के लिए है तो उसकी बार बार प्रैक्टिस, और अगर न्यू बिहेवियर है तो रीइंफोर्समेंट, उस चीज को बार बार किया जाए ताकि ऑर्गेनाइजेशन उस न्यू चेंज से अडेप्ट कर जाए। अंडरस्टूड? यस मैम। ये समझ में आया? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इफेक्टिव प्लान चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन। यस मैम। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डू लीविस मॉडल। ठीक है, कर्ट लिविट का सिस्टम मॉडल है, वो भी हम शायद उसका भी फिगर भेजे हैं तुम लोगों को, तो नेक्स्ट क्लास में वो कॉपी में रहना चाहिए, विच इज टुमारो। ओके? Yes, ma'am. यस मैम।